हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के पीवाईक्यू सीरीज में। ये वीडियो आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जीडीसी, जीआईसी, यूपीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके लिए काफी हेल्पफुल है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल मैंने आपको ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि समाजशास्त्र में नातेदारी के संरचनात्मक सिद्धांत को किसने प्रारंभ किया था। तो चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन 1 है मॉर्गन ने, ऑप्शन 2 है आंद्रे बेते ने, ऑप्शन 3 है इरावती कर्वे ने और ऑप्शन 4 है टायलर ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। मॉर्गन ने नातेदारी के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रयोग किया था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, समाज मूल्यों का एक संगठन और संकलन है, यह किसने कहा था। समाज मूल्यों का एक संगठन और संकलन है, यह किसने कहा था। ऑप्शन 1 है डीपी मुखर्जी ने, ऑप्शन 2 एम एन श्रीनिवास ने, ऑप्शन 3 है आर के मुखर्जी ने और ऑप्शन 4 है ए आर देसाई ने। तो बताइए ये किसका मानना था। तो ये मानना था आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी को। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेंद्र सिंह ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। इनमें से आपको बताना है योगेंद्र सिंह की कौन सी पुस्तक है। ऑप्शन 1 है कास्ट, क्लास एंड पावर, ऑप्शन 2 है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन 3 है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ऑप्शन 4 है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो बताइए कौन सी पुस्तक योगेंद्र सिंह की है। बाकी भी पुस्तक अगर आपको पता होगी किसने कौन सी पुस्तक लिखी तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इन्होंने पुस्तक जो लिखी है इसका नाम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। कास्ट, क्लास एंड पावर ये किसकी पुस्तक है। ये पुस्तक है आंद्रे बेतेई की। किसकी है। आंद्रे बेतेई की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 है इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक होता है, ऑप्शन 2 है इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित होता है, ऑप्शन 3 है इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान के बराबर होता है और ऑप्शन 4 है कभी इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक तो कभी तो सीमित होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 2। इसका क्षेत्र समान मनोविज्ञान की तुलना में सीमित होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किसने कहा अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन 1 है गिलिन और गिलिन का मानना है, ऑप्शन 2 है मैकाइबर और पेज, ऑप्शन 3 है ड्यूटर और हार्ट और ऑप्शन 4 है विसेंस और विसेंस। तो बताइए अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं, ये किसका मानना था। तो ये परिभाषा दी है बीसेंस और बीसेंस ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक समूह की बाह्य विशेषताएं हैं। ए है शारीरिक समीपता, बी है समूह की लघुता, ऑप्शन सी है संबंधों की अवधि और ऑप्शन डी है संबंध व्यक्तिक होते हैं। तो बताइए इनमें से प्राथमिक समूह की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन 1 होगा ए, सी और डी सही है, ऑप्शन 2 बी, सी और ए सही है, ऑप्शन 3 ए, बी, सी सही है और ऑप्शन 4 है डी, ए, बी सही है। तो बताइए क्या विशेषता होती है। तो इसमें कौन कौन सी विशेषता है। शारीरिक समीपता होती है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, देन स्मॉलनेस ऑफ द ग्रुप, समूह की लघुता होती है और संबंधों की अवधि होती है, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप। ऑप्शन ए और बी, सी सही होगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन 3 ए, बी और सी संबंध व्यक्तिक होते हैं, ये स्टेटमेंट प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्पेंगलर ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की पुष्टि के लिए विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया था? ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 है 5, ऑप्शन 3 है 8 और ऑप्शन 4 है 10। तो बताइए कितने प्रकार की सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की पुष्टि के लिए विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया था स्पेंगलर ने? सबसे पहले ये चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है, साइक्लिकल थ्योरी इन्होंने दी थी। तो इन्होंने 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सामाजिक गतिशीलता को प्रयोजित एवं प्रतियोगी में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन 1 है आर टर्नर ने, ऑप्शन 2 है एस मिलर ने, ऑप्शन 3 है पी वर्सले ने और ऑप्शन 4 है पी एस रोकिन ने। तो बताइए स्पॉन्सर और कॉन्टेस्ट ये सोशल मोबिलिटी के किसने प्रकार बताए हैं? ये एक नया क्वेश्चन है। तो ये बताया है आर के टर्नर ने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है आर टर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर की परिस्थिति में केवल उसके चिकित्सा अधिकारी के प्रति भूमिका ही नहीं बल्कि नर्सों, मरीजों, वार्ड बॉय इत्यादि के प्रति भूमिकाओं में शामिल होने का किस अवधारणा में समझा जा सकता है? जब व्यक्ति केवल अपनी परिस्थिति से संबंधित नहीं होता, वहां की नर्सों से, मरीजों से, वार्ड बॉय से भी संबंधित होता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 परिस्थिति पुंज कहलाएगा, स्टेटस सेट कहलाएगा, ऑप्शन 2 है एक्शन सेट क्रिया पुंज कहलाएगा, ऑप्शन 3 भूमिका पुंज रोल सेट कहलाएगा और ऑप्शन 4 है परिस्थिति अनुक्रम स्टेटस सीक्वेंस कहलाएगा। तो बताइए इसे क्या कहेंगे आप? तो इसे कहेंगे रोल सेट, भूमिका पुंज। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। रोल सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था मर्टन ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण को किन 2 भागों में विभक्त किया है? ऑप्शन 1 है सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, ऑप्शन 2 है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, ऑप्शन 3 औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण और ऑप्शन 4 है संगठित और असंगठित नियंत्रण। तो बताइए कार्ल मैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण को किन 2 भागों में बांटा है? तो इसमें इन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल। इन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ज्ञान के समाजशास्त्र का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 है जे एफ लियोटार्ड ने, ऑप्शन 2 है जे हेबरमास ने, ऑप्शन 3 है जॉर्ज रिडजर ने और ऑप्शन 4 है एन फ्रेजर ने। तो बताइए द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है वो है जे एफ लियोटार्ड की। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जे एफ लियोटार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोत्र एवं झुंड किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन 1 है जटिल समाज के, ऑप्शन 2 है बहुखंडीय सरल समाज के, ऑप्शन 3 है सरल समाज के और ऑप्शन 4 है मिश्रित बहुखंडीय समाज के। तो बताइए गोत्र एवं झुंड ये किसके उदाहरण होते हैं? क्लैन और हॉर्ड। तो ये उदाहरण होते हैं बहुखंडीय सरल समाज के। ऑप्शन 2 सिंपल पॉलिश सेगमेंटल सोसाइटी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक नौकरशाही सत्ता का उदाहरण है, किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है वैधानिक सत्ता का, ऑप्शन 2 है क्रांतिकारी सत्ता का, ऑप्शन 3 है यांत्रिक सत्ता का और ऑप्शन 4 है परंपरागत सत्ता का। तो बताइए मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है वैधानिक सत्ता का, लीगल अथॉरिटी का। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। द हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सपोजिशन। हु सेड दिस? ये स्टेटमेंट किसने दी है? ऑप्शन 1 है पीएच मन ने, ऑप्शन 2 है बोगार्स ने, ऑप्शन 3 है जी ए लुनबर्ग ने और ऑप्शन 4 है गुडे और हार्ट ने। तो बताइए ये जो स्टेटमेंट दी है वो किसने दी है?
प्रकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है G.A. डुनबर्ग की। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिटी शाब्दिक दृष्टि से किन दो लैटिन शब्दों से बना है? ऑप्शन 1 है कम प्लस म्यूनिटी, ऑप्शन 2 है कम प्लस म्यूनिश, ऑप्शन 3 है कम प्लस इम्यूनिटीज और ऑप्शन 4 है कम प्लस मोनिस। तो बताइए इनमें से कम्युनिटी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कम और म्यूनिस। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। ये किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका क्या अर्थ होता है? एक साथ मिलकर कार्य करना या सेवा करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुथ बेंडिक ने किस जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया था? ऑप्शन 1 है क्यूल्बो, ऑप्शन 2 है बुशमैन, ऑप्शन 3 है कैनर्स और ऑप्शन 4 है मसाई। तो बताइए रुथ बेंडिक ने किस जनजाति के लोगों का अध्ययन किया था? सबसे पहले इनकी कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक है पैटर्न ऑफ कल्चर। पैटर्न ऑफ कल्चर। इसमें इन्होंने सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा का प्रयोग किया था। किस जनजाति के लिए? प्यूब्लो जनजाति के लिए। प्यूब्लो, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। प्यूब्लो जनजाति का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है संस्कृति अमूर्त होती है, ऑप्शन 2 है संस्कृति नहीं समिति, समिति व्यक्तियों का समूह होती है, ऑप्शन 3 है समिति व्यक्तियों का संगठन होती है और ऑप्शन 4 है समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समिति अमूर्त होती है, ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि समिति क्या होती है? मूर्त होती है। आप इसे देख सकते हैं। समाज क्या होता है? समाज अमूर्त होता है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समिति अमूर्त है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ऑप्शन 1 है मूर्त संगठन पर आधारित होती है, ऑप्शन 2 है संगठित समूहों से जुड़ाव होता है, ऑप्शन 3 है कुछ भौतिक संरचनाओं से संबंध होता है और ऑप्शन 4 है जटिल व्यवहार प्रतिमान पर आधारित है। तो बताइए कौन सा संस्था का संबंध में तत्व सही नहीं लिखा है? तो संस्था मूर्त संगठन नहीं होती, ये अमूर्त संगठन होता है। आप इसे देख नहीं सकते। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। ये संस्था की विशेषता नहीं है, जबकि संगठित समूहों से जुड़ा होता है, ये सही है। कुछ भौतिक रचनाओं से संबंधित होती है, ये भी सही है। और जटिल व्यवहार प्रतिमान पर आधारित होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यह किसने परिभाषित किया कि वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के लिए समर्थ बनाती है समाजीकरण कहलाता है? ये किसकी स्टेटमेंट है? आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है H.M. जॉनसन की, ऑप्शन 2 है A.W. ग्रीन की, ऑप्शन 3 है गिलिन और गिलिन की और ऑप्शन 4 है M. वेबर की। तो बताइए ये किसका मानना था? ये जो परिभाषा दी है वो दी है H.M. जॉनसन ने। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है, यह किसका विचार है? ऑप्शन 1 है पार्सन्स, ऑप्शन 2 है बोगार्ट्स, ऑप्शन 3 है वॉर्ड और ऑप्शन 4 है लैपियर। तो बताइए ये किसका मानना है कि समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है? तो ये परिभाषा दी थी बोगार्ट्स ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। इन्होंने सामाजिक दूरी का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत? सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस। एग्जाम में पूछा जाता है सामाजिक दूरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था बोगार्ट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक अन्याय एवं शोषण से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 23, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 29, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 46 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 51।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो, कौन सा अनुच्छेद जो है वो शोषण और अन्याय से संबंधित है। तो ये रिलेट करता है अनुच्छेद 23। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषय को याद करने हेतु विद्यार्थी एक प्रक्रिया का उपयोग करता है जिसमें वह समय के साथ सूचनाओं को अचेतनात्मक पुनरावृत्ति करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी। ऑप्शन 1 है विस्तारीकरण कहलाएगा, ऑप्शन 2 है पूर्व अभ्यास कहलाएगा, ऑप्शन 3 है चेकिंग कहलाएगा और ऑप्शन 4 है छवि निर्माण कहलाएगा। तो बताइए ये क्या कहलाएगा। तो ये प्रक्रिया कहलाएगा रिहर्सल, पूर्व अभ्यास। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक अनुसंधानकर्ता अध्ययन समूह का सदस्य बन जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है सहभागी अवलोकन, ऑप्शन 2 है असहभागी अवलोकन, ऑप्शन 3 है सहभागी सामूहिक अवलोकन और ऑप्शन 4 है व्यक्तिगत अवलोकन। तो बताइए जब एक अनुसंधानकर्ता अध्ययन समूह का सदस्य बन जाता है तो ये क्या कहलाएगा। ये सहभागी अवलोकन कहलाएगा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमीकरण का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन 1 है लौकिकीकरण, ऑप्शन 2 है मानवतावाद का उदय, ऑप्शन 3 है समतावाद और ऑप्शन 4 है प्रशासनिक एकीकरण। तो बताइए इसमें से वेस्टर्नाइजेशन का कौन सा इफेक्ट नहीं है। तो प्रशासनिक एकीकरण ये पश्चिमीकरण का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृतिकरण एक विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, यह किसका कथन है। ऑप्शन 1 है योगेन सिंह, ऑप्शन 2 है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन 3 है आर.के. मुखर्जी और ऑप्शन 4 है जी.एस. गुडे। तो बताइए संस्कृतिकरण एक विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है, ये किसका मानना था। तो ये मानना था आपके योगेन सिंह का। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। आप इसमें नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये एम.एन. श्रीनिवास ने कहा, तो ये स्टेटमेंट एम.एन. श्रीनिवास की नहीं है, ये योगेन सिंह की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रथा जिसमें वयस्कों को उनके बच्चों के नाम को सम्मिलित कर संबोधित किया जाता है उनके नाम से नहीं, क्या कहलाएगा। ऑप्शन 1 है अनुसंतति संबोधन, ऑप्शन 2 है परिहार, ऑप्शन 3 है परिहार संबंध और ऑप्शन 4 है सहप्रसविता। अनुसंतति संबोधन को माध्यमिक संबोधन भी कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं माध्यमिक संबोधन या अनुसंतति संबोधन। जैसे आप किसी का नाम नहीं लेके अपने बच्चे के नाम लेके उसके पापा को बुला रहे हैं, तो ये अनुसंतति संबोधन कहलाएगा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक अभिमुखन की विशेषता नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से कौन सा समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक अभिमुखन की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 2 रुचिहीनता। ये समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक साइंटिफिक ओरिजिनेशन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टेकन मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 है योगेन सिंह, ऑप्शन 2 है मजूमदार एवं मदान, ऑप्शन 3 है दीपांकर गुप्ता और ऑप्शन 4 है एम.एन. श्रीनिवास। तो बताइए कौन राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मिस्टेकन मॉडर्निटी, ये किसकी पुस्तक है।
ये है दीपांकर गुप्ता की पुस्तक। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है, अपनी प्राथमिक रुचि किसमें रखता है? ऑप्शन 1 है इतिहास में, ऑप्शन 2 है एक व्यक्ति में, ऑप्शन 3 है समूह में और ऑप्शन 4 है संस्था में। तो बताइए किसमें रुचि रखता है? तो ये रुचि रखता है समूह में, ग्रुप में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या किसने परिभाषित किया कि एक निदर्शन जैसा किसके नाम से ही स्पष्ट है कि किसी विस्तृत समूह का अपेक्षाकृत छोटा लघु प्रतिनिधि है? ऑप्शन 1 है HP फेयरचाइल्ड ने, ऑप्शन 2 है PV यंग का मानना था, ऑप्शन 3 है गुडे एवं हार्ट और ऑप्शन 4 है T पार्सन्स। तो बताइए ये परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा है वो है गुडे एवं हार्ट की। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन योग्यता तंत्र की चर्चा करता है? मेरिटोक्रेसी। इनमें से बताना है किसकी का ये कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन 1 है M ट्यूमेन, ऑप्शन 2 है M यंग, ऑप्शन 3 है डेविस एंड मोर और ऑप्शन 4 है T पार्सन्स। तो बताइए ये मेरिटोक्रेसी की अवधारणा किसने दी है? तो ये अवधारणा दी है माइकल यंग ने। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है रॉफ लिंटन, ऑप्शन 2 है PV यंग, ऑप्शन 3 है G लुंडबर्ग और ऑप्शन 4 है किंग्सले डेविस। तो बताइए द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है वो है रॉफ लिंटन की। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने हेतु आवश्यक उपायों से निम्नलिखित में से कौन सा असंबंधित है? इनमें से जो कक्षाओं की बाधाओं को दूर करने का कौन सा प्रयोग नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है अभिप्रेरणा प्रदान करना, ऑप्शन 2 है नियमित पृष्ठ पोषण करना, ऑप्शन 3 है दक्षता सुनिश्चित करना और ऑप्शन 4 है ध्यान को बनाए रखना। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दक्षता सुनिश्चित करना, इंश्योर विजिबिलिटी, ये असंबंधित है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी उपकल्पना की विशेषता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है अवधारणात्मक स्पष्टता, ऑप्शन 2 है विशिष्टता तथा यथार्थता, ऑप्शन 3 है जटिलता, ऑप्शन 4 है अनुभाविक संदर्भ। तो बताइए इनमें से कौन सी उपकल्पना की विशेषता नहीं है? तो जटिलता क्या, ये उपकल्पना की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वह है। ऑप्शन 1 है जिसके पास विचार होता है, ऑप्शन 2 है जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है, ऑप्शन 3 है जो जादुओं पर नियंत्रण रखता है, ऑप्शन 4 है जो धन के साधनों पर नियंत्रण रखता है। तो बताइए पूंजीपति मार्क्स ने किसको कहा था? तो जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं, जो उस पर नियंत्रण रखता है, उसे मार्क्स ने पूंजीपति कहा था, कैपिटलिस्ट। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक नियंत्रण के सचेत और असचेत प्रकार किसने दिए हैं? ऑप्शन 1 है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन 2 है लुम्ले, ऑप्शन 3 है E.A. रॉस और ऑप्शन 4 है C.H. कुले। तो बताइए सचेत और अचेत प्रकार के सामाजिक नियंत्रण की बात कौन करते हैं? कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। तो ये बात करते हैं C.H. कुले। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। 71 है, दुबे ने
जादुई क्रिया के कितने तत्व दिए हैं? ऑप्शन 1 है 3, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 2 और ऑप्शन 4 है 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा और किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।